हेलो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण, जो कि गाउस के नियम की पहली एप्लीकेशन थी, गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग था। और उससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो समरूप आवेशित तार होता है, उस समरूप आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो तार के लंबवत सदैव बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार आज हमारा टॉपिक है गाउस के नियम की सेकंड जो एप्लीकेशन है, उस सेकंड एप्लीकेशन में हमारा अगला टॉपिक है समरूप आवेशित अनंत विस्तार। समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक, एक तो ये समरूप आवेशित है और अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार को आप अपरिमित भी कह सकते हो और अंतहीन भी कह सकते हैं। तो समरूप आवेशित अनंत विस्तार या समरूप आवेशित अपरिमित आकार या समरूप आवेशित अंतहीन लंबाई की एक अचालक परत कैसी है? अचालक परत को हम पट्टिका भी कह सकते हैं, प्लेट भी कह सकते हैं। समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक परत, पट्टिका या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, सबसे पहले हम दिशा ही फाइंड करेंगे कि समरूप आवेशित अनंत विस्तार की जो प्लेट है, पट्टिका है या परत है, चादर भी कह सकते हैं, चद्दर भी कह सकते हैं इसे। तो ये हेडिंग है समरूप आवेशित जो अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है, अपरिमित या अंतहीन जो अचालक प्लेट है, पट्टिका है, परत है या चद्दर है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड करनी है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये परत कैसी है? अचालक, क्योंकि इसी के बाद एक टॉपिक है जहाँ परत चालक होगी, हेडिंग सेम रहेगी लेकिन परत कैसे हो जाएगी? चालक। चालक और अचालक परत में अंतर क्या है? चालक, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान भी रखनी है, क्योंकि इसके बिना आप लोगों के डेरिवेशंस नहीं हो पाएंगे। किसी भी चालक वस्तु को, चाहे वो चालक वस्तु कैसी भी हो, चाहे वो चालक वस्तु तार हो, चाहे वो परत हो, चाहे वो गोला हो, कुछ भी हो सकता है। अचालक भी जैसे कोई वायर हो सकती है, अचालक है, जैसे छड़ के रूप में, जैसे ये आपकी सूखी लकड़ी है वो अचालक है। रबड़ की वायर बना दी आपने, पतली छड़ बना दी, तो वो अचालक है। तो अचालक भी कोई वस्तु हो सकती है, चाहे उसकी आकृति कैसे भी हो। चालक कोई वस्तु हो सकती है, चाहे उसकी आकृति कैसे भी हो। किसी भी चालक वस्तु को जो दिया गया आवेश है, वो दिया गया आवेश, दिया गया संपूर्ण आवेश उस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चालक वस्तु है, मान लीजिए एक आपके पास लोहे की कोई वस्तु है, धातु कह सकते हैं हमने, आपने उसे चार्ज दिया, तो वो चार्ज आपने किसी एक पॉइंट पे दिया है, तो वो सारा का सारा उसकी सतह पर फैल जाएगा, उसकी बॉडी पर आ जाएगा। प्लस उस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, क्योंकि सारा का सारा जब आवेश बॉडी पे आ गया तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उस चालक की बॉडी पर, सतह पर आ जाता है, और उसके भीतर जो आवेश है वो कितना हो जाता है? जीरो। उस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है? जीरो। अचालक वस्तु की क्या विशेषता है? अचालक वस्तु को दिया गया आवेश उसी स्थान पर रहता है, उसी स्थान पर विद्यमान रहता है जहां उसे आवेश दिया गया है, जहां उसे आवेश दिया गया है। अचालक वस्तु में क्या होता है, अगर आपने किसी, जैसे कि ये मार्कर है, अगर आपने इस पे चार्ज इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, यानी चार्ज को आपने यहाँ पर वस्तु को रब करवाया है, तो ये चार्ज यहीं रहेगा, ये इसके सारे की सारी बॉडी पर नहीं फैलेगा।
तो अचालक वस्तु विशेषता होती है जहां आपने चार्ज उस वस्तु को दिया है वो उसी स्थान पर रहता है, जबकि चालक को दिया गया आवेश संपूर्ण सतह पर वितरित हो जाता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0, लेकिन अचालक के अंदर ये होना 0 कंडीशन पे डिपेंड करता है होगा कि नहीं होगा। तो ये चालक और अचालक वस्तुओं को दिए गए आवेश का अंतर है कि किसी चालक वस्तु को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है और उस चालक के विद्युत क्षेत्र अंदर क्या होता है? 0। अचालक वस्तु को दिया गया आवेश केवल और केवल उसके उसी स्थान पर विद्यमान होता है जहां उसे आवेश दिया गया है। तो ये आपका अंतर है, इसे ध्यान रखना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्योंकि ये अनंत विस्तार की है इसलिए यहाँ पर डैश डैश करके दिखाया है। इससे ये ज्ञात होगा कि ये प्लेट जो है अनंत विस्तार की है, अनंत लंबाई की है। और इसका हमने एक छोटा पार्ट ABCD कंसिडर कर लिया यहाँ पर, इसका एक छोटा पार्ट ABCD लिया हुआ है। और ये प्लेट है कैसी? अचालक, और हमने इसे समरूप आवेशित किया है। समरूप आवेश का तात्पर्य इसे दिया गया जो आवेश है सभी स्थानों पर क्या है? एक समान। अब हमें क्या करना है? इस चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, चालक प्लेट ABCD के मिड पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमने क्या लेंगे? इस चालक प्लेट पर दो अल्पांश लेंगे। एक अल्पांश DS है और एक दूसरा अल्पांश ये DS1 मान लेते हैं, और एक दूसरा जो अल्पांश है ये DS2 है। और इन दोनों अल्पांशों की जो मिड पॉइंट है O, उससे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। जो O मिड पॉइंट है उससे डिस्टेंस क्या है इसकी? इक्वल। मान लेते हैं डिस्टेंस स्मॉल l है। कितनी है? स्मॉल l। तो इस अल्पांश के कारण DS1 अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या तीव्रता होगी, और इस DS2 अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या तीव्रता होगी? तो मान लेते हैं DS1 अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रता DE1 है और DS2 अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रता DE2 है। तो यहाँ पर एक परीक्षण धनावेश रखें, क्योंकि DS अल्पांश है और ये समरूप आवेशी प्लेट धनावेशित है, तो इस धनावेश के कारण एकांगति करेगा, दूर इससे दूर जाएगा। तो DS1 अल्पांश के कारण उत्पन्न जो तीव्रता है वो DE1 मान ली मैंने, और इसकी दिशा बाहर की ओर होगी क्योंकि प्लस Q चार्ज इस DS अल्पांश पर स्थित धनावेश के कारण बाहर की ओर गति करेगा। सिमिलरली इस DS2 अल्पांश पर भी धनावेश है और इस धनावेश के कारण ये प्लस Q आवेश इससे दूर गति करेगा, तो इसके कारण उत्पन्न जो तीव्रता है वो मैंने DS2 अल्पांश के कारण जो उत्पन्न तीव्रता है वो DE2 है, ये हमने मान लिया। अब ध्यान से देखें, ये दूरी L है और ये दूरी R है, तो समकोण त्रिभुज के कारण ये डिस्टेंस क्या होगी? R² + L² का अंडर रूट। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? R² + L² का अंडर रूट। तो ये दो त्रिभुज आपके सामने यहाँ बन रहे हैं, ये दो त्रिभुज हैं, डिस्टेंस L डिस्टेंस R, यहाँ भी डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस R कॉमन है दोनों में, ये डिस्टेंस सेम है। तो यदि DE1 तीव्रता यहाँ से L थीटा कोण का निर्माण करे तो DE2 तीव्रता भी थीटा कोण का ही निर्माण करेगी। इसके पश्चात यदि इस क्षैतिज रेखा को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये दोनों कोण थीटा ही होंगे, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ये थीटा और ये थीटा। तो ये तो है आपके पास डायग्राम। अब इस डायग्राम की थ्योरी क्या लिखेंगे? तो डायग्राम बनाने के बाद आप थ्योरी लिखेंगे चित्रानुसार एक अनंत विस्तार की। थ्योरी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप इस थ्योरी को रिटर्न कर सकते हैं कॉपी में। चित्रानुसार एक अनंत विस्तार की या अपरिमित आकार की अचालक पट्टिका है
जिसका एक छोटा भाग ABCD लिया गया है। यह अचालक पट्टिका समरूप आवेशित है। इस समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के मिड पॉइंट मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर अचालक पट्टिका के कारण उत्पन्न तीव्रता की गणना करने के लिए दो क्षेत्रफल अल्पांश ds1 व ds2 इस प्रकार से लिए जाते हैं कि हाइफन, फिर नेक्स्ट लाइन के सेंटर से समीकरण नंबर 1। दोबारा सुनिए, इस अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अचालक पट्टिका के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर अचालक पट्टिका के कारण तीव्रता की गणना करने के लिए दो क्षेत्रफल अल्पांश ds1 व ds2 इस प्रकार से लिए जाते हैं कि ds1 बराबर ds2। समीकरण नंबर 1। यदि, इसके बाद लिखेंगे, यदि ds1 व ds2 अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रताएं क्रमशः dE1 व dE2 हों, जो क्षैतिज से थीटा कोण का निर्माण करती है, तो dE1 बराबर dE2 कैसे होगा? तो देखिए, dE1 बराबर dE2, तीव्रता फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण KQ/r²। तो K, Q की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे, अभी लिखेंगे, और r²। इस ds1 अल्पांश के कारण डिस्टेंस कितनी है बिंदु P की? ये। और इस ds2 अल्पांश के कारण बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है? ये। जब हम इस दूरी का या इस दूरी का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, √r² + l² का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वैल्यू बचेगी आपके पास r² + l²। अब बात आती है dq की। क्योंकि हमने यहाँ पर एक परत ली है और परत सतह है, तो सतह पर जब आवेश आता है तो हम उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइड में, मानना परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व का तात्पर्य क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी? सिग्मा। इसलिए ds क्षेत्रफल अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी? सिग्मा ds। क्योंकि क्षेत्रफल अल्पांश है, छोटा है, तो मात्रा भी क्या होगी? अल्प होगी, तो dq। तो हम यहाँ पे dq की पुट, k की जगह dq पुट करेंगे, और dq की वैल्यू कितनी है? सिग्मा ds। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? सिग्मा ds। यही वैल्यू dE1 की होगी और यही वैल्यू dE2 की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए k कॉमन है। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो सभी जगह समान होगा, क्योंकि वो तो होता ही है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा है तो नियत रहेगी, तो सिग्मा कांस्टेंट है। ds1 और ds2 बराबर है, और ds1 और ds2 बराबर है, तो हम इसे मान लेते हैं कि ds1 और ds2 किसके बराबर है? ds के। ds1 और ds2 किसके बराबर है? ds के। तो ये ds हो गया, और दूरी दोनों के लिए बराबर है, सेम डिस्टेंस है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये वैल्यू सेम आएगी। तो समीकरण 1 से जब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे सिग्मा ds की, तो ds1 ds2 की तो ds ही आएगा। तो कुल मिला के dE1 और dE2 क्या आएगा? बराबर। तो मैं एक बार दोबारा से थ्योरी आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, टोटल थ्योरी कंप्लीट। चित्रानुसार एक अनंत विस्तार की या अपरिमित आकार की अचालक प्लेट है, जिसका एक छोटा पार्ट ABCD लिया गया है, और यह ABCD पार्ट समरूप आवेशित है। प्लेट के कारण तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्लेट के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की गणना करने के लिए ABCD परत पर दो अल्पांश ds1 व ds2 इस प्रकार से लेते हैं कि ds1 बराबर ds2 बराबर ds। समीकरण नंबर 1। यदि, समीकरण 1 के बाद लिखेंगे, यदि ds1 व ds2 अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रताएं क्रमशः dE1 व dE2 हो, जबकि
इनके द्वारा क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण थीटा हो तो DE1 बराबर DE2 बराबर K सिग्मा DS अपॉन में R² प्लस L²। साइड में लिखेंगे हम समीकरण 2 के। माना परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा होती है ये, इसलिए DS क्षेत्रफल अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा DS, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब हम इसके बाद समीकरण 2 के बाद क्या लिखेंगे थ्योरी के रूप में। चित्र से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 एक अलग अलग दिशाओं में है। लिखेंगे यहाँ पर, चित्र से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 अलग अलग दिशाओं में है, अतः इसे घटकों में वियोजित करने पर तो देखिए DE1 के घटक क्या आएगा, यहाँ से ये क्षैतिज से कोण बन रहा है तो ये घटक क्या आएगा DE1 कोस थीटा, और ये घटक क्या आएगा DE1 साइन थीटा। DE2 भी क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है तो ये घटक क्या आएगा DE2 कोस थीटा, और ये घटक क्या आएगा परपेंडिकुलर DE2 साइन थीटा। घटकों में वियोजित करने पर हाइफन लगा के फिर नेक्स्ट लाइन से स्पष्ट है कि DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा घटक एक दूसरे के विपरीत व परिमाण में बराबर होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। समीकरण 2 के बाद जो थ्योरी है दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। चित्र से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 की दिशाएं अलग अलग है, अतः इसे घटकों में वियोजित करने पर हाइफन लगा के फिर नेक्स्ट लाइन से स्पष्ट है कि DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा घटक एक दूसरे के विपरीत व परिमाण में बराबर होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परंतु DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं और परिणामी तीव्रता DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा घटकों के योग से प्राप्त होती है। अतः परिणामी तीव्रता परत के, ये परत है आपके सामने, मान लीजिए ये इसके अल्पांश के कारण तीव्रता ये DE1 थी, इस अल्पांश के कारण ये तीव्रता DE2 थी। इन दोनों घटकों में तोड़ने के बाद इनके ये घटक आए, ये घटक कैंसिल हो गए तो इनकी योग से तीव्रता मिलेगी। अब ये जो दिशा है, ये दिशा, ये जो DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा की ये दिशा कैसे है, परत के लंबवत है और बाहर की ओर है, परत के लंबवत है और बाहर की ओर है। तो आप क्या लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि तीव्रता DE1 व DE2 परस्पर अलग अलग दिशाओं में है, अतः इन्हें घटकों में वियोजित करने पर हाइफन लगा के नेक्स्ट लाइन से स्पष्ट है कि DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा घटक परस्पर विपरीत व परिमाण में बराबर होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अतः परिणामी तीव्रता DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा घटकों के योग से प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट लाइन से सारांश रूप में समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न तीव्रता प्लेट के लंबवत बाहर की ओर, प्लेट के लंबवत बाहर की ओर DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा घटकों के योग से प्राप्त होगी। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अब सोचने वाली बात है ये कैंसिल क्यों हुए, यहाँ पे साइन है, यहाँ पर साइन है, इक्वल है। DE1 और DE2 आपस में इक्वल हैं समीकरण 2 से, तो हम यदि यहाँ DE1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। तो इस प्रकार आपका समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने फाइंड कर ली। तो समरूप आवेशित अचालक पट्टिका है, ये इस तरह से विद्यमान है और इसके कारण जो दिशा थी अल्पांश, इस पर ये DE1 था, ये अल्पांश DE2 था, फिर इनके कारण घटक मिले हमें और इन घटकों से ये कैंसिल हो गए। तो इस प्लेट पर जो तीव्रता थी वो इन दोनों घटकों से मिल रही है और ये दोनों घटक की दिशा ये है, ये दिशा है इस तरह से। इसका मतलब परिणामी तीव्रता प्लेट के लंबवत बाहर की ओर DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा घटकों के योग से प्राप्त होती है। तो ये टॉपिक कंप्लीट है। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और वहाँ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा तो फाइंड कर लिया हमने। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।